के साथ साथ जिस तरह अपराध और अपराधियों की श्रेणी में भी बदलाव आ रहा है, उसी हिसाब से अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भी बदलाव लाने की जरूरत है। मोदी सरकार इस जरूरत को काफी अच्छे से समझती है, तभी तो संसद से आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पास कराने की कोशिश में लगी है। सरकार ने देश में आपराधिक केसों की जांच में बदलाव की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 संसद में पेश किया है। इस देश में कानून की अदालतों में जो मामले जाते हैं, उसमें दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये इस बिल का उद्देश्य है। थर्ड डिग्री को नाबूद कर दोष सिद्धि के लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को उपलब्ध कराना, यह बिल का मान्यवर उद्देश्य है। और डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखकर उसको निश्चित प्रक्रिया के तहत साझा कर किसी भी नागरिक की प्राइवेसी रिस्क में न आए, उसकी प्राइवेसी का भंग न हो, इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र बनाना, ये 4 उद्देश्य लेकर मैं इस महान सदन के सामने ये बिल को लेकर मान्यवर आया हूं। विधेयक लोकसभा से पास भी हो चुका है और आगे की प्रक्रिया के लिए पक्ष और विपक्ष के बीच में रस्साकशी जारी है। विपक्ष इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की बात कर रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार इससे इनकार कर रही है। अपराधियों पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार की तरफ से लाए गए विधेयक में जो प्रावधान है, उसके मुताबिक अपराधियों के साइंटिफिक आइडेंटिटी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इजाजत देता है। इस विधेयक का मतलब शायद ऐसे समझना मुश्किल हो, तो इससे जुड़े एक केस पर गौर फरमाना जरूरी होगा। केस को समझने के साथ ही मोदी सरकार की तरफ से लाया गया यह विधेयक भी हमें समझ में आ जाएगा। यह केस यूपी के शाहजहांपुर से जुड़ा है। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो रेप पीड़िता के गर्भ से जन्मा और अब 27 साल बाद जब उसे सच्चाई पता चली, तो वो अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान लगा दे रहा है। केस कुछ ऐसा है। साल 1994 में शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक 12 साल की बच्ची अपनी दीदी और अपने जीजा के साथ रहती थी। दीदी और जीजा दोनों काम पर जाते थे। ऐसे में मौका पाते ही मोहल्ले के 2 भाई नकी हसन और गुड्डू घर में जबरन घुस गए और दोनों ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। समाज के डर से न बच्ची को इंसाफ दिलाया गया और न ही उस बच्चे का कुछ हुआ जो उसके पेट में था। उस छोटी बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया और फिर हरदोई में एक परिवार को वो बच्चा गोद दे दिया। उस पीड़ित लड़की की भी शादी हो गई। शादी के 10 साल बाद जब लड़की के पति को उस बात की जानकारी हुई, तो उसने लड़की को ही छोड़ दिया। इसी बीच इधर हरदोई में बच्चे ने अपनी मां के बारे में पूछना शुरू किया, तो फिर बेटे को उसकी मां के बारे में बताया गया। बेटा अपनी असली मां से मिल लिया, लेकिन नाराज था। बार बार पूछने पर भी मां जवाब नहीं दे रही थी कि आखिर उसने अपने बच्चे को गोद क्यों दे दिया। लेकिन जब बच्चे ने ज्यादा पूछा तो मां ने सारा दर्द अपने बेटे को कह सुनाया। बच्चे ने मां को इंसाफ दिलाने की ठानी, मुकदमा दर्ज करवाया। कोर्ट के आदेश पर 4 मार्च 2021 को सदर बाजार थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लेकिन कोई भी केस तहकीकात के लिए सबूत मांगता है। ऐसे में एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि साक्ष्य और गवाह क्योंकि नहीं थे, इसलिए दोनों आरोपियों पीड़ित मां और उसके बेटे के डीएनए सैंपल लिए गए, जिसमें आरोपी नकी हसन से बेटे का डीएनए मैच हो गया। पुलिस के मुताबिक इस केस में डीएनए रिपोर्ट सबसे बड़ा सबूत बन गई। बस इसी तरह से सबूत जुटाने से ही जुड़ा है मोदी सरकार का नया विधेयक, जिस पर विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। आपराधिक पहचान विधेयक 2022 आखिर है क्या? अगर इसका जवाब ढूंढे तो मोदी सरकार के इस विधेयक के तहत आदतन अपराधियों, गिरफ्तार आरोपियों और मुजरिमों के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी। पुलिस के अलावा जेल अधिकारियों को भी अधिकार मिलेगा कि वो गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए आरोपी और अपराधियों का रेटिना, आइरिस स्कैन के बायोलॉजिकल सैंपल लेकर उसका विश्लेषण करें।
अभी तक 1920 वाले कानून के तहत मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर अपराधियों के सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और तस्वीरें ली जा सकती थी। 1920 के कानून के तहत सिर्फ उन लोगों का डेटा जुटाया जाता है जो या तो अपराधी घोषित किए जा चुके हैं या फिर किसी जुर्म में गिरफ्तार किए गए हों और 1 साल की सजा सुनाई गई हो। लेकिन अब क्योंकि अपराधी स्मार्ट हो रहे हैं तो फिर सरकार को भी तो ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए थोड़ा और स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। तो अपराधियों से ज्यादा शातिर होने के लिए ही मोदी सरकार इस विधेयक को पास कराना चाहती है। इस नए कानून में भी मजिस्ट्रेट के आदेश लेने जरूरी होंगे, लेकिन पुलिस को यह इजाजत होगी कि वो सजायाफ्ता या किसी भी आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर का भी नाप ले सकेगी। आरोपी के फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स के साथ रेटिना का नमूना, फोटो, ब्लड सैंपल और हस्ताक्षर भी लिए जा सकते हैं। नए विधेयक के तहत अब पुलिस को यह अधिकार मिलेगा कि वो किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का सैंपल ले सकती है। महिला या बच्चों के खिलाफ किए गए अपराध के मामले में बायोलॉजिकल सैंपल की भी व्यवस्था की गई है। इसमें दोषी या 7 साल की सजा काट चुके अपराधी होंगे। नया विधेयक पूरा जांच परख कर अपराधियों की अलग अलग श्रेणियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तभी तो इस विधेयक में एक और जो प्रावधान जोड़ा गया है उसके मुताबिक अगर व्यक्ति जानकारी देने से मना करता है तो पुलिस के पास यह अधिकार होगा कि वो जबरन उस व्यक्ति से जानकारी निकलवाए, जिसे कार्यपालिका की तरफ से बाद में निर्धारित किया जा सकता है। इस विधेयक में अपराधियों का डेटा 75 साल तक संरक्षित करने का प्रावधान है। हर अपराधी का डेटा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की होगी। हमें उम्मीद है कि अभी मोदी सरकार द्वारा लाया गया विधेयक आपकी समझ में आ गया होगा। साथ ही ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों ये विधेयक पारित होना जरूरी है। वैसे आप मोदी सरकार की तरफ से लाए गए इस विधेयक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस देश में कानून की अदालतों में जो मामले जाते हैं उसमें दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये इस बिल का उद्देश्य है। 3rd डिग्री को नाबूद कर दोष सिद्धि के लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को उपलब्ध कराना, यह बिल का मान्यवर उद्देश्य है। और डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखकर उसको निश्चित प्रक्रिया के तहत साझा कर किसी भी नागरिक की प्राइवेसी रिस्क में न आए, उसकी प्राइवेसी का भंग न हो, इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र बनाना, ये 4 उद्देश्य लेकर मैं इस महान सदन के सामने ये बिल को लेकर मान्यवर आया हूं। मान्यवर, बहुत बात हुई कि बिल से ये कर देंगे, वो कर देंगे।